इस लाइव में आपका स्वागत है। आज हम इस लाइव पर जो चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा पिछले कुछ दिनों से चल रही है प्रियंका चोपड़ा के उस इंटरव्यू के बाद, जिसमें उन्होंने एक तरह से उन खबरों को सच बताया जब ये कहा जा रहा था कि बॉलीवुड के किसी खास गैंग की वजह से उनको बॉलीवुड छोड़कर हॉलीवुड की तरफ जाना पड़ा। इस लाइव में हम ये भी चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये पूरा गैंग बनाकर काम किया जाता है, कैसे लोग दबी ज़बान से इसके बारे में बात तो करते हैं लेकिन डरते हुए, और अक्सर ऐसे लोग प्रियंका चोपड़ा की तरह ही बाहर आते हैं कि जब उनका करियर दूसरी जगह सेट हो चुका होता है उसके बाद वो ये सब बोलने का साहस करते हैं। इसमें कंगना रनौत ने क्या कहा और फिर कंगना रनौत ने जो समर्थन दिया उसके बाद उनके ऊपर कैसा रिएक्शन आया, हम उस सब बारे में चर्चा करेंगे इस लाइव में। आप जल्दी से इस लाइव को शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम इस बात को अच्छे से एक बार फिर से समझें कि इतनी बड़ी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री जिसका हम सब हिस्सा हैं, मैं हिस्सा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब तक आप फिल्में देखेंगे नहीं तब तक फिल्में बनेंगी नहीं, तो आप खुद को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से अलग नहीं कह सकते हैं। आप खुद इस बॉलीवुड का हिस्सा हैं, क्योंकि बॉलीवुड सिर्फ वो नहीं है जो फिल्में बनाते हैं, बॉलीवुड वो भी है जो फिल्में देखते हैं, क्योंकि जो देखने वाले हैं वो एक तरह से इशारा देते हैं कि उनको किस तरह का कंटेंट पसंद आ रहा है, किस तरह की चीज़ों को देखना चाहते हैं। तो बहुत हद तक जिम्मेदारी आप लोगों की भी है और ये आपकी अपनी इंडस्ट्री है। और अगर यहाँ पर नेपोटिज्म होता है, और ख़ासकर ये बात तब वो लोग कहते हैं जो एक अच्छा खासा मकाम हासिल कर चुके हैं, तो यानी कुछ तो है। ये बहस अपने आप में अलग है कि नेपोटिज्म होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और किस हद तक होना चाहिए और किस डिग्री का होना चाहिए। लेकिन एक बात जो पिछले दिनों में हमें साफ दिखाई दी वो ये था कि प्रियंका चोपड़ा बॉलीवुड से गायब हो जाती हैं। पहले उनके अफेयर की खबरें आती हैं शाहरुख खान के साथ, फिर वो गायब हो जाती हैं, 10 साल बाद वापस लौटती हैं बाहर काम करके, अच्छा काम करके, और फिर वो ये बयान देती हैं कि असल में उन्हें यहाँ से जाना पड़ा था, वो बॉलीवुड की पॉलिटिक्स से तंग आ गई थी, उन्हें काम नहीं दिया जा रहा था, उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि कोई ये चक्रव्यूह बनाया गया है। लोग तमाम तरह की बातें कर सकते हैं, ये चक्रव्यूह क्या गौरी खान ने बनाया था, क्या शाहरुख खान ने बनाया था, क्या करण जौहर ने बनाया था। हालांकि बाद में कंगना रनौत का एक स्टेटमेंट आया भी जिसमें उन्होंने कहा कि करण जौहर की वजह से उन्हें इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी थी। खैर, कंगना जब कुछ बोलती हैं तो कई बार इसके दो मतलब इसलिए भी निकाले जाते हैं क्योंकि कंगना अक्सर जो बड़ा मामला चल रहा होता है उसमें बोलकर थोड़ी सी लाइमलाइट लेना चाहती हैं, ये भी कहा जाता रहा है। लेकिन एक बात अगर आप समझेंगे कि जिस वक्त कंगना ने ये बयान दिया उसके बाद एक और वीडियो आया जिसमें वो एयरपोर्ट पर जा रही हैं, पेपराजी उनका फ़ोटो खींच रहे हैं, और उस वक्त तो पेपराजी के सामने खड़े होकर कह रही हैं कि अगर मेरे बारे में कोई कंट्रोवर्सी होती तो तुम सवाल पूछ पूछ कर मुझे परेशान कर देते, लेकिन मैंने मूवी माफिया की एक बार फिर से पोल खोली है, तुम मुझसे सवाल नहीं कर रहे हो। और उसके बाद भी पेपराजी उनसे कुछ भी नहीं पूछते हैं, सिर्फ मैडम फ़ोटो करते रहते हैं। तो क्या ये सब कुछ एक इतना तयशुदा तरीके से चलता है कि अगर कोई बाहर लाना भी चाहे तो किसी को इंटरेस्ट नहीं है, या हमारे देश के लोग ये समझ चुके हैं कि बॉयकॉट बॉलीवुड जो शुरू हुआ था नेपोटिज्म के नाम पर, सुशांत के जाने के नाम पर, वो अब पर्सनल वेंडेटा में बदल चुका है। किसी को किसी से बदला लेना है तो आरोप लगा दो, ये बातें करनी शुरू कर दो, नीचा दिखाना शुरू कर दो। क्योंकि बहुत हद तक हमने पठान की रिलीज़ के समय और साथ ही तू झूठी मैं मक्कार की रिलीज़ के समय देखा कि लोग थिएटर तक गए। जो एक बार बात कही जाने लगी थी कि बॉलीवुड अब दोबारा उठकर खड़ा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। 2 फिल्में आई, उन्होंने कुछ अलग किया, वो बात अलग है कि उसके बाद फिर सब डगमगाने लगा। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हाल के दिनों में आप जैसे सभी लोगों ने, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना पैसा बॉलीवुड फिल्मों की जगह साउथ की फिल्मों पर खर्च किया। यानी आप अपने घरों से निकले थिएटर जाने के लिए, लेकिन आपने जो राह चुनी वो साउथ की फिल्मों की थी, और इसीलिए कांतारा जैसी फिल्म इतनी बड़ी हिट हो जाती। कोई सोच नहीं सकता था, आज से 3 साल पहले कोई सोचता कांतारा जैसी फिल्म बनाने के बारे में, कोई सोच नहीं सकता था। आज जब हम बात कर रहे हैं कि साउथ का सिनेमा हावी होता जा रहा है, इसके पीछे बहुत हद तक एक नेपोटिज्म वजह भी है जिसका एहसास लोगों को अब हो रहा है। अब आप सोचिए कि प्रियंका चोपड़ा 10 साल बाद आकर अपनी कहानी सुना रही हैं कि उनके साथ 2012 में क्या हुआ था। वो 2023 के इंटरव्यू में बात कहती हैं। क्या वजह थी कि प्रियंका ने उस वक्त ये बातें नहीं कहीं? शायद उस वक्त माहौल नहीं था, शायद उस वक्त कोई सुनने को तैयार नहीं था, शायद उस वक्त अगर वो कहती तो उन्हें सुना नहीं जाता,
या अगर सुना भी जाता तो उसका असर नहीं होता। लेकिन आज जो असर हो रहा है, आज असर ये हो रहा है कि प्रियंका के साथ कंगना भी आकर खड़ी हो गई हैं। वो बात अलग है कि इसके बीच में खबर ये भी आई है कि जीले ज़रा जो फिल्म है ज़ोया अख्तर की, जिसमें आलिया, प्रियंका और कैटरीना, उसमें शाहरुख खान दिखाई देंगे। यानी प्रियंका शाहरुख के बीच इतना बड़ा कांड होने के बाद, इतनी बड़ी सच्चाई सामने आने के बाद एक बार फिर से देखेंगे शाहरुख खान और प्रियंका एक साथ। लेकिन इस बीच उनका एक इंटरव्यू आता है जिसमें वो बताती हैं कि कैसे उनका अपने से 10 साल छोटे निक जोनस से अफेयर शुरू हुआ। जिस वक्त अफेयर शुरू हुआ उस वक्त वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी। जाना यहाँ से उनकी मजबूरी थी, काम मिल नहीं रहा था। बाहर एक म्यूज़िक एल्बम करने गई, फिर क्वांटिको मिल गया, फिर अपने आप को वहाँ इस्टेब्लिश कर पाई। फिर वहाँ पर आकर वो अपनी कहानी सुनाती हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ था। हालांकि नाम किसी का नहीं लिया है, लेकिन बातें सब समझ में इसलिए आ रही हैं क्योंकि 2012 के अखबार हमने भी पढ़े थे। 2012 के अखबारों में जब सुर्खियाँ छाई रहती थी कि करण जौहर हैं या शाहरुख खान के करीबी लोग हैं वो प्रियंका को काम नहीं दे रहे हैं, तो यानी उन खबरों में सच्चाई थी। तो फिर ये कह देना कि कई बार जो बॉलीवुड में खबरें निकल कर आती हैं, जो एक गॉसिप के तौर पर छपती हैं या जो इस तरह से बताई जाती हैं कि सुनने में आया है, कहा जा रहा है, किसी ने कहा है, जाहिर है कोई भी अपने सोर्स रिवील करना नहीं चाहता। और ये मामले ऐसे होते हैं कि इसमें सोर्स रिवील करेगा कोई कौन। सब इतना क्लोज नेट है कि अक्सर जो लोग जिनसे खबरें निकाल रहे होते हैं उन्हीं की जड़ें काट भी रहे होते हैं। मैंने बहुत करीब से देखा है फिल्म इंडस्ट्री में पत्रकारों को रिपोर्टिंग करते हुए भी कि कैसे पार्टी में 4 पैक डाउन होने के बाद फिर चीज़ें निकलनी शुरू होती हैं और वहाँ से फिर चीज़ें निकल कर आती हैं। कई सारी खबरें ऐसे ही निकल कर आती हैं कि किसी ने किसी से कुछ कह दिया जिस वक्त वो किसी धुनकी में था और वहाँ से फिर चीज़ें निकलना शुरू होती हैं। और इतना क्लोज नेट है कि हर आदमी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो हर किसी को वो जो कहानी कही जाती है ना कि अगर आप आधी रात को दरवाज़ा खटखटा कर किसी से कहेंगे कि तुम्हारी पोल खुल गई है, तो हर कोई ये सोचेगा कौन सी वाली। तो सबकी इतनी पोल हैं कि हर कोई एक दूसरे की खुलेआम पोल खोलने पर डरता है। हाँ, कंगना जैसे कुछ लोग हैं जिन्हें लगता है कि उन्होंने करियर में एक बहुत लंबी पारी खेल ली है, अब वो राजनीति की ओर ऐसा लग रहा है जा रही हैं। ऐसे में वो फिलहाल इस तरह के पंगे लेती रहती हैं। और प्रियंका चोपड़ा के बयान पर जिस तरह का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंगना ने दिया, मुझे पूरी इंडस्ट्री में कहीं रिएक्शन ही नहीं दिख रहा, कहीं कोई उसके बारे में बात ही नहीं कर रहा है। प्रियंका के बारे में अगर कोई बात कर रहा है तो वो कंगना कर रही है, क्योंकि कंगना को लगता है कि प्रियंका अब उसी लाइन पर हैं जिस लाइन पर वो थी या वो हैं, चल रही हैं। उन्होंने हमेशा बॉलीवुड की बखिया उघेड़ने का काम किया, चाहे फिर ऋतिक रोशन के लिए बोलना हो या फिर नेपोटिज्म पर बोलना हो। करण के शो में भी जाकर उन्होंने काफ़ी कुछ कहा था, आपको पता है। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि नेपोटिज्म को लेकर एक बार फिर से बहस तेज़ हुई है और ये सब हुआ है प्रियंका चोपड़ा के उस बयान के बाद। प्रियंका चोपड़ा का ये जो बयान है ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ये अपने आप में वो भी कहता है जब ये कहा जाता है कि एक सिंडिकेट है बॉलीवुड में जो ये तय करता है कौन काम करेगा कौन नहीं करेगा, किसको हम काम देंगे किसको नहीं देंगे। याद कीजिए ठीक ऐसा ही विवेक ओबरॉय के साथ हुआ था। जिस वक्त सलमान खान से उनका पंगा हुआ, बहुत सारे लोगों ने उन्हें काम देना बंद कर दिया था। मुझे याद है, मैं एक टेलीविज़न टॉक शो के लिए मेरे कोई मित्र काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमने विवेक ओबरॉय को एज ए गेस्ट बुलाया है, साजिद खान उनका इंटरव्यू करेंगे, लेकिन उस पर रिएक्शन देने के लिए हमें कुछ फिल्म स्टार्स की ज़रूरत है, कोई तैयार नहीं है उनके बारे में बात करने के लिए। हर किसी को ये था कि हमको सलमान खान से रिलेशन रखनी है, इसलिए हमें विवेक ओबरॉय के बारे में या विवेक ओबरॉय से बात नहीं करनी है। तो आप सोचिए कि किस हद तक मामला चला जाता है। ये इतना क्लोज नेट है कि कोई किसी से पंगे लेना नहीं चाहता, और उसके बीच में अगर निकल कर आकर कुछ कहती हैं प्रियंका चोपड़ा, जाहिर है बहुत दम है, बहुत बड़ी बात है अपने आप में कहना, और सीधे तौर पर उनका इशारा शाहरुख खान की तरफ है। सब जानते हैं कि 2012 में ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी आखिरी बड़ी हिट फिल्म थी जो उन्होंने की थी, इसके बाद उनको काम नहीं मिला। डॉन जैसी फिल्म में काम करने के बाद काम नहीं मिला, यानी काम किसके साथ किया था? शाहरुख खान के साथ। उस वक्त खबरें क्या आ रही थी कि दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं, फिर अचानक से काम मिलना बंद हो गया। आप सोचिए बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री जहाँ पर एक हीरोइन या हीरो बनने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका किसी से लिंकअप ब्रेकअप कुछ ऐसा होता रहे ताकि गॉसिप मैगजीन्स को खबरें मिलती रहें, उसके सहारे आपकी फिल्मों के बारे में प्रचार होता रहे। और इतना बड़ा गॉसिप या इतनी बड़ी खबर चल रही थी प्रियंका के बारे में और उन्हें काम नहीं मिल रहा था, और इस हद तक काम नहीं मिल रहा था कि उनको इंडस्ट्री छोड़कर जाना पड़ा। यानी उनको कहीं ना कहीं एहसास हो चुका था कि इस इंडस्ट्री में मुझे अब काम नहीं दिया जाएगा। यानी उनके कैरियर को सैबोटेज करने की कोशिश की गई, उनको चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई, उन पर एक इस तरीके का पहरा लगाया गया कि देखते हैं अब ये क्या करती है। तो क्या कुछ खास लोग इसमें इन्वॉल्व थे? कुछ लोग थे जो किसी के इशारों पर नाच रहे थे, किसी के इशारों को फॉलो कर रहे थे। वो इशारे कौन दे रहा था, वो तय कौन कर रहा था? और सबसे बड़ी बात यह है कि इतनी बड़े स्तर पर यह सब चल रहा था कि आप एक बॉलीवुड की बड़ी हीरोइन को उस देश के बाहर भेज देते हैं।
तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, मिस वर्ल्ड प्रियंका चोपड़ा कभी बनी थी, लेकिन उसके बाद मिस वर्ल्ड को बॉलीवुड अपने इशारों पर इस तरह से नचाता है, मिस वर्ल्ड को बॉलीवुड अपने हिसाब से तय करता है। मतलब बॉलीवुड ये तय करेगा कि कौन किसका करियर कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। क्या इस हद तक लोग गवर्न करते हैं? और ये सब कुछ चल किसके पैसे से रहा है? ये हमारे आपके पैसे से चल रहा है, क्योंकि अगर हम और आप टिकट लेकर पैसे देना बंद कर देंगे तो ये फिल्में कैसे बनाएंगे? इसीलिए मैंने कहा बॉलीवुड आपकी इंडस्ट्री है, आप इसके हिस्से हैं। दर्शक भी बॉलीवुड हैं, सिर्फ फिल्म बनाने वाले बॉलीवुड नहीं हैं। फिल्म बनाने वाले तो एक हिस्सा हैं, एक पार्ट हैं, एक सिरा हैं। दूसरा सिरा तो आप हैं। दूसरा सिरा तो आपसे इसलिए तय होता है क्योंकि आप जितने मजबूत होंगे, आप जितनी ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतनी महंगी फिल्में बनेंगी, आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करेंगे उतना ज़्यादा मेहनताना मिलेगा। यानी आपके ऊपर बहुत हद तक दारोमदार है। और क्या ये सब कुछ नेपोटिज्म को घेर कर चल रहा है और इतना खुलेआम चल रहा है कि प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू जो 10 साल बाद आया है, आप सोचिए 10 साल उन्होंने क्या कुछ अपने सीने में दबाए रखा होगा और शायद इंतज़ार कर रही होंगी कभी तो वक्त आएगा जो मैं बोलूँगी। इस बीच उन्होंने अपनी बुक भी लिख ली, ऑटोबायोग्राफी भी लिख ली, लेकिन ये अपने आप में बहुत हैरान करने वाली बात है कि इतनी सारी चीज़ें इतने खुलेआम चलती हैं। हम देखो पॉलिटिक्स को बड़ा बदनाम करते रहे हैं, पॉलिटिक्स तो बदनाम रही है नेपोटिज्म को लेकर, परिवारवाद को लेकर, भाई भतीजावाद को लेकर, क्षेत्रवाद को लेकर, लेकिन बॉलीवुड भी उससे अछूता नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि बॉलीवुड में भी जो एक अलग तरह का पावर है जिसको हम सॉफ्ट पावर कहते हैं, जो हमारी सोचने समझने की शक्ति पर एक बहुत बड़ा कंट्रोल रखता है, वहाँ के लोगों में भी ये बात है कि हम इस ताकत को, इस शक्ति को, इस पावर को किसी ऐसे के हाथ में न जाने दें जो हमारी बात न सुनता हो। यानी एक साइलेंट रूल है, एक साइलेंट सिंडिकेट है। कुछ खास लोग हैं जो एक दूसरे पर नज़र रखते हैं। और क्या कोई एक दूसरे के नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं करता? क्योंकि अगर आप बिजनेस के लेवल पर देखें तो सब एक दूसरे के राइवल हैं। कोई भी एक प्रोड्यूसर नहीं चाहेगा कि दूसरे प्रोड्यूसर की फिल्म चल जाए, वो तो चाहेगा मेरी फिल्म चले। ठीक है, इंडस्ट्री के लिए अच्छा होता है कि इंडस्ट्री की सारी फिल्में जब फ्लॉप होने लगती हैं तो ये चाहने लगते हैं कि नहीं नहीं, इंडस्ट्री में पैसा आना चाहिए, फिल्में चलनी चाहिए। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपना बही खाता लेकर बैठते हैं तो आप तो ये चाहेंगे कि आपकी फिल्म चले, आपकी फिल्म हिट हो। एक ज़माने में कहा जाता था कि बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड का बहुत चलता है, अंडरवर्ल्ड जो कहता है वो होता है। अब अंडरवर्ल्ड तो नहीं है, अंडरवर्ल्ड नहीं है, लेकिन अब अलग तरह की कंट्रोवर्सीज हो रही हैं। अब कंट्रोवर्सी क्या हो रही है, जिसमें एक बड़ी हीरोइन आकर कहती है कि मेरे करियर को इस तरह से रोक दिया गया था, काम नहीं मिल रहा था, फ्रस्ट्रेशन हो रहा था। अब आप सोचिए कि कोई मिस वर्ल्ड है, एक्ट्रेस है, फिल्में नहीं मिलेंगी तो उसके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। 2012 का ज़माना याद करते हैं, तब OTT नहीं था कि आप टीवी में आ जाइए, आप रियलिटी शो होस्ट करिए। तो प्रियंका चोपड़ा को लगा हुआ कि नहीं, मुझे रियलिटी शो होस्ट नहीं करना है, मुझे टीवी सीरियल्स में काम नहीं करना है, तो अब मुझे ये देश छोड़कर जाना होगा। जाहिर है उस वक्त साउथ भी इतना बड़ा नहीं था कि चलो मैं साउथ शिफ्ट हो जाती हूँ। तो इस वजह से फैसला लिया गया होगा कि चलो बाहर चलते हैं, अमेरिका चलते हैं, हॉलीवुड में अपना करियर बनाते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर ये जानना है कि क्या हमारे देश में बॉलीवुड में कोई अघोषित रूप से इतना ताकतवर व्यक्ति है जो बहुत से लोगों के करियर इस तरह से डिसाइड करता है? क्योंकि आज यही प्रियंका चोपड़ा अगर बॉलीवुड में काम करना चाहेंगी तो आई एम श्योर उनको काम मिलेगा। और काम क्या मिलेगा, तो अपनी अपनी फिल्में बनाएंगी एज अ प्रोड्यूसर। हालांकि उस वक्त भी उन्होंने फिल्में बनाई थी एज अ प्रोड्यूसर, फिल्में फ्लॉप हो गई। यानी एक वक्त ये आया कि लोगों ने काम देना बंद किया, फिर आपको अपनी फिल्में बनानी पड़ी, फिर आपकी फिल्में पिट गई, फिर आपको देश छोड़ के जाना पड़ा, फिर आप 10 साल बाद आते हैं और सारी कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और मुझे बहुत हैरानी होती है कि नेपोटिज्म को लेकर इस देश में, बॉलीवुड में नेपोटिज्म को लेकर कभी कोई बहस हुई नहीं, जब तक कि 2020 में सुशांत वाला मामला नहीं हो गया। हालांकि कुछ बड़े अभिनेता हैं जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आए हैं, उन्होंने मेरे साथ हुई पर्सनल परिचर्चा में अक्सर ये कहा है कि यार ये नेपोटिज्म का मुद्दा मत उठाओ, क्योंकि ये एक प्राइवेट इंडस्ट्री है, ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है कि सरकारी अनुदान पे चल रहा है तो आपको इतना कोटा देना पड़ेगा। एक प्राइवेट आदमी है, अपनी शौक से फिल्में बनाता है, पैसे कमाता है, उसको लगेगा उसके बेटे को हीरो बनाएगा, बेटी को हीरोइन बनाएगा। वहाँ मैंने चर्चा में यही कहा लोगों से कि हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ होता है कि एक व्यक्ति जब फिल्म बना रहा है और उसमें वो ओपन रखता है मैं किसी को हीरो लूँगा, और फिर वो किसी एक ऐसे व्यक्ति को मौका देता है
जो उतना टैलेंटेड नहीं है या डिज़र्विंग नहीं है, और वो हमको पता लग जाता है। बहुत सारे स्टार किड्स हैं जो डिज़र्विंग नहीं है, जो हर साल रीलॉन्च होते हैं और फिर उसके बाद फिर रीलॉन्च होते हैं, और कईयों ने तो 10-10 साल के करियर सिर्फ रीलॉन्च में ही निपटा दी हैं। सरनेम भी कपूर है, आप इशारा समझ गए होंगे। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ठीक है, आप नेपोटिज्म को लेकर इस तरीके से किसी को नहीं पकड़ सकते। कोई अपने पैसे से फिल्म बना रहा है, अपने बेटे भांजे भतीजे को हीरो लेगा। लेकिन जब समाज में गलत एग्जाम्पल सेट होता है, जो बहस ब्रांड एंडोर्समेंट को लेकर शुरू हुई थी, जिस वक्त ये कहा गया कि जो शरीफ लोग हैं, जिनकी शरीफ इमेज है, फिल्मों के जरिए बनती है, जो कहानियां हमें दिखाई जाती हैं, उसमें सबसे शरीफ कौन होता है? हीरो। फिर वही हीरो शराफत की इमेज के बाद आपके बीच आकर आपसे कहा गुटखा खा लो, तंबाकू खा लो, तो कैसा लगेगा? तो ये एथिकली गलत हो जाता है। हालांकि बहुत से लोग इस पर बहस ये भी करते हैं कि वो तो एक्टर हैं, वो तो अभिनेता हैं, वो तो अभिनय कर रहे थे, वो कोई उनका रियल सेल्फ नहीं है। तो अगर आप उनको शरीफ समझ रहे हैं तो ये आपकी गलती है। वो तो शराफत की एक्टिंग कर रहे थे, पर शराफत है नहीं। लेकिन तब भी अगर हम एथिकल ग्राउंड पे देखें तो हम देखते हैं कि हमें एक कहानी सुनाकर ये बताया जाता है कि फलां व्यक्ति हीरो है, उसकी इमेज वैसी क्रिएट हो जाती है। अब आप देखिए, अरुण गोविल जो एक एक्टर हैं, वो रामायण में उन्होंने श्री राम का रोल किया था आज से 30 साल पहले करीब। उनको लोग आज भी राम समझते हैं, जबकि वो एक एक्टर हैं। अरुण गोविल एक एक्टर हैं, वो और भी रोल कर सकते हैं और वो और भी रोल करते हैं। श्री राम का रोल उन्होंने किया था 30 साल पहले, बात खत्म हो चुकी है। लेकिन बात खत्म हुई नहीं है, लोगों के दिमाग में वो इमेज रह जाती है। तो वो बात जो मैं कहता हूं कि आपने एक शराफत की एक्टिंग करके लोगों के बीच अपनी एक जगह बनाई, और उसके बाद आपने ये कहा कि लो जी हम तो चलते हैं, अब तो हम ठेका देशी शराब पे मिलेंगे, आइए आप भी पीजिए, अब हमें भी पिलाइए। यानी आपने फिर छल लिया हमें। माफ़ कीजिएगा, अरुण गोविल जी की जो इमेज है भगवान श्री राम के रूप में ही इमेज है उनकी हम सबके दिल में। अगर वो कोई ऐसा विज्ञापन कर रहे होंगे तो आपके मन में तुरंत प्रश्न आएगा, अरे आपकी तो इमेज ऐसी नहीं है। या नीतीश भारद्वाज हैं जिन्होंने कृष्ण का रोल प्ले किया था, या और भी ऐसे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स प्ले करने वाले बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी इमेज बनाई। तो कहीं ना कहीं वो छल होता है। तो ये तमाम बातें हैं, बहुत कुछ है जो उस चमकते हुए पर्दे के पीछे चलता है। वो कहते हैं ना, बॉलीवुड की दुनिया का काला सच, बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज, बॉलीवुड के वो कच्चे चिट्ठे जो अक्सर लोग आम तौर पर नहीं खोलते हैं। ये वो सारी बातें, और जिस तरीके से निकल कर आया ये पूरा मामला, मैं बात कर रहा हूँ प्रियंका चोपड़ा का ये कहना, ये बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता कि अभी तक इस तरह से किसी ने आकर बोला होगा। कंगना ने ज़रूर शुरुआत की थी, कंगना का लोगों ने कहा फिर एजेंडा है, ऐसा है वैसा है, लेकिन ठीक है, उन्होंने काफ़ी कुछ आके बातें कहीं। आज जब प्रियंका चोपड़ा आई हैं तो प्रियंका चोपड़ा के समर्थन में भी जाकर खड़ी हुई हैं कंगना, लेकिन बॉलीवुड से कोई भी नहीं आया है, किसी ने रिएक्शन नहीं दिया है, किसी ने एक्नॉलेज ही नहीं किया है, दिखाया ही नहीं कि ऐसी कुछ बात हुई है। एंड आई एम श्योर अगर आप किसी भी बॉलीवुड के एक्टर से पूछेंगे तो वो यही कहेगा कि अरे हमें अफसोस है कि उनके साथ ऐसा हुआ, नहीं होना चाहिए, अपनी कहानी वही जानती होंगी। मतलब बेसिकली उससे ना आपको ऐसा लगेगा कि पर्दे में रखने की कोशिश हो रही है, अपना पत्ता काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये सारी बातें आपके सामने आना इसलिए ज़रूरी है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि बॉलीवुड का एक हिस्सा आप भी हैं। आप फिल्में देखते हैं, आपके भरोसे चलती हैं। आप सोचिए, आप अपने घरों में बैठे हैं, जो लोग आपका नाम पता तक नहीं जानते, वो आपके भरोसे करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं कि चलो 100 करोड़ रुपया लगाकर हम इस कहानी पर पिक्चर बनाते हैं। वो लोग देखने आएंगे जिनकी हमने नाम शक्ल पता तक नहीं पता है। आप लोग अपने घरों में जो बैठे हैं, आप लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपको ऐसा लगता है कि हम तो आम आदमी हैं, आप आम आदमी नहीं हैं, आप बहुत ख़ास हैं। बॉलीवुड के लिए तो सबसे ख़ास आप हैं, क्योंकि आपके भरोसे चल रहा है ऐसी इंडस्ट्री। और बात जब हम बॉलीवुड की बार बार कर रहे हैं तो मैं इसलिए कहना चाहूँगा क्योंकि बॉलीवुड लगातार खतरे मोल लेता रहा है कहानियों को लेकर, खतरे अपने प्रोफेशन से। उन्होंने कभी बैठकर काम नहीं किया, बैठकर ये सोचा नहीं कि कौन सा कंटेंट पसंद आएगा। फिर अचानक से जब OTT आ जाता है, जब इतनी अच्छी कहानियाँ कही जाने लगती हैं, तब उनकी आंखें खुलती हैं, तब उन्हें पता चलता है कि वो तो नेपोटिज्म और गैंगिज्म के दलदल में फंसे हुए हैं। वो अभी भी यही सोच रहे हैं कि मैं किसके बेटा बेटी को लॉन्च करके पैसा कमा लूँ, लेकिन यहाँ जनता तो कंटेंट ढूंढ रही है। आपकी दुकान पर कोई मिठाई ढूंढने आया है और आप सोच रहे हैं कि कैसे मैं मिलावट का सामान बेच दूँ। आपकी दुकान पर कोई प्रसाद लेने आया है कि आज मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे, और आप लगे हुए हैं शक्कर की बोरियों में मिलावट करने में। तो आप जब उस भरोसे को तोड़ते हैं और फिर आप ही के धंधे से जुड़े हुए लोग आकर ये बातें कहते हैं, अभी प्रियंका चोपड़ा ने कहा है ये सब,
और तो किसी ने भी कहा नहीं है। जो हम सारी इतनी लंबी चर्चा कर रहे हैं वो हम इस आधार पर कर रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने बहुत कुछ कहा है। तो जब प्रियंका चोपड़ा ने इतनी बड़ी बात कही है तो जाहिर है इसके पीछे कुछ ना कुछ मतलब है। भाई, एक एक्ट्रेस आकर अगर ये कहती है कि मेरे करियर को सैबोटेज करने की कोशिश की गई, इसका मतलब कुछ हुआ था, और कुछ ऐसा हुआ था जो उस वक्त उनकी कहने की हिम्मत नहीं थी, या उनको लगा कि अगर मैं अभी ये बात करूंगी तो किसी और डायरेक्शन में जाएगी। और जाहिर है पहले किसी को ये लगेगा कि मैं अपना करियर संवार लूँ, करियर बचा लूँ। लेकिन जब सब कुछ सेट हो जाता है तो वापस आकर वो बताती है कि ऐसा कुछ हुआ था। अब ये तो एक प्रियंका चोपड़ा हैं जिन्होंने बता दिया, चलिए जिन्होंने बता दिया उनकी तो बात हो रही है, लेकिन जिन्होंने नहीं बताया उनका क्या? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत से चेहरे आए और कहीं गायब हो गए। मैं अपने प्लेटफॉर्म पर उनकी कहानियां भी आपको सुनाता रहता हूं। अलग अलग वजहों से लोग गायब हो गए, अलग अलग रीज़न से चले गए, लेकिन कुछ ना कुछ रहा उनके साथ। और ये जो कुछ रहा ये हमें ये बताता है कि इतना आसान नहीं है। और ये सारी बातें मैं आपके बीच आकर इसलिए कर रहा हूँ, आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि बहुत सारे आपके जैसे घरों में बैठे छोटे बच्चे या फिर टीनेजर्स ये सोचते हैं कि हाँ, हम बॉलीवुड में आकर अपना नाम बना लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये सब उतना आसान इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत से लोगों का इस पर अभी भी कब्जा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिसको गवर्न करते हैं, खुले तौर पर ना सही अघोषित रूप से। इन्फ्लुएंशियल लोगों की इंडस्ट्री है। अगर आप के लिए वो 4 फ़ोन कर देंगे आपका काम हो जाएगा, और वही 4 फ़ोन कर देंगे आपका होता हुआ काम रुक जाएगा। और ये होता है क्योंकि हर किसी को एक दूसरे से काम है। तो ये अपने आप में समझने वाली बात है। और इसीलिए हम बॉलीवुड में जब भी नेपोटिज्म की बात करते हैं तो हमें ऐसे उदाहरण देना बहुत ज़रूरी हो जाता है जो जब इंडस्ट्री के अंदर के लोग ही आकर कहते हैं कि जी ये हुआ है हमारे साथ। अब आप बताइए। कुछ समय पहले देश की जनता को बदनाम किया जा रहा था कि देश की जनता पीछे पड़ गई। हालांकि देश की जनता भी कम नहीं है, मैं बहुत न्यूट्रली कहूँगा, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर लिखते हैं बॉयकॉट बॉलीवुड, शाम को जाकर पिक्चर देखते हैं। अच्छी बात है, उनका जीवन, उनकी ज़िंदगी, उनको पूरा हक है अपने पैसे कहाँ खर्च करने हैं। लेकिन जब आप आकर कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो उसके पीछे कुछ मकसद होना चाहिए। जैसे मैं अपने चैनल पर बॉलीवुड की काफ़ी बातें करता हूं क्योंकि मैं बॉलीवुड के साथ जुड़ा रहा हूं, बहुत करीबी रिश्ता रहा है बॉलीवुड से मेरा, और इसीलिए मैं इतनी सारी बातें कर पाता हूं। वरना बहुत मुश्किल होता है इतना कुछ बता पाना, इतना कुछ कह पाना, इतनी अलग तरह की दृष्टि से उसको देख पाना। लेकिन साथ ही ये समझना भी ज़रूरी होता है कि आप जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं, क्या उसमें कोई फ़र्क है। और एक और बात यहाँ पर, क्या फिल्में न देखना ही नेपोटिज्म का सही इलाज है? मुझे नहीं लगता। व्यक्तिगत रूप से मैं ये नहीं मानता कि अगर आप सिनेमा नहीं देखेंगे तो नेपोटिज्म खत्म हो जाएगा। देश की जनता एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ये बता चुकी है कि हमको सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट चाहिए। अब आप वो ढूंढ कर लाइए। आप किसको मौका दे रहे हैं, किसको नहीं, आप सोचिए। तो बहुत हद तक हमारे देश की जनता ने साफ कर दिया, लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं जो हैरान करती हैं। जैसे पठान जैसी फिल्म का हिट होना। मैंने पठान देखने की कोशिश की, मैं देख नहीं पाया, मतलब मुझे इतनी बकवास वो फिल्म लगी, लेकिन फिर भी लोगों ने देखा उसको जाकर। बहुत से लोग कहते हैं हम सिर्फ शाहरुख खान को देखने गए थे। ये वही हाल हो गया जो सलमान खान की फिल्म ईद पर आती है तो लोग कहते हैं हम सलमान खान को देखने जा रहे हैं। तो हमने क्या सिनेमा का तमाशा बना दिया है? जो एक इंडस्ट्री अभी तक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर सकती थी, क्या हमने उसे बिल्कुल मदारियों और तमाशबीनों के हवाले कर दिया है? ये भी अपने आप में है। और इस सब के बीच ये है कि मैं तमाशा दिखाता हूँ, फिर कल को मेरा बेटा तमाशा दिखाएगा, भले उसे तमाशा दिखाना आता है या नहीं आता है। तो फिल्में और फिल्म इंडस्ट्री जो तमाशा बनकर रह गई है, वो बात। दूसरा, जो नाकाबिल लोग हैं उनको मौके मिल रहे हैं, वो बात। वो बहुत से काबिल लोगों को फ्रस्ट्रेशन देती है। हमारे बीच नहीं है इरफान खान साहब, लेकिन इरफान खान का एक अच्छा खासा स्ट्रगल रहा। और भी ऐसे कमाल के बहुत से अभिनेता हैं जिन्होंने बहुत लंबा स्ट्रगल किया क्योंकि उनको कोई बैकिंग नहीं थी। वो किसी फेमस सरनेम के पास से नहीं आ रहे थे, इसलिए उनको स्ट्रगल करना पड़ा और उन्होंने अपने हिस्से का स्ट्रगल किया। नेपोटिज्म जो पूरा मामला है, अगर हम इसको बहुत ही, मैं इस सेशन को ख़त्म करने से पहले आपको समझाना चाहूँगा, मुद्दा ये नहीं है कि कोई बाप अपने बेटे के लिए करना चाहता है। हर बाप अपने बेटे के लिए करना चाहता है, हर चाचा अपने भतीजे के लिए करना चाहता है, हर मामा अपने भांजे के लिए करना चाहता है, हर माँ अपनी बेटी के लिए करना चाहती है।
सारा मामला तब शुरू होता है जब आप एक डिजर्विंग को रोककर नॉन डिजर्विंग को मौका देते हैं, उससे समाज में एक गलत संदेश जाता है। ठीक है, आपका अपना प्राइवेट बिजनेस है, आप किसी के भी हवाले कर सकते हैं, लेकिन एज अ इंडस्ट्री इसकी पूरे देश को लेकर एक पहचान है पूरी दुनिया में। और वहाँ अगर ख़राब काम होगा, घटिया काम होगा, दोयम दर्जे के लोग आएंगे, ख़राब तरह के लोग आएंगे जिनको काम करना नहीं आता है, तो हमारे देश की जो छवि निर्माण होगी वो कैसी होगी? क्या हम उसके बारे में कुछ सोच सकते हैं? आज जब ऑस्कर में जाकर हमारी फिल्म अवार्ड लेकर आती है तो पूरे देश का सिर ऊंचा होता है। यही RRR बनाते समय राजामौली ने नेपोटिज्म का सहारा ले लिया होता कि मैं तो उसे ही लूँगा, ऐसे नहीं लूँगा। हालांकि आप लोग कह सकते हैं कि रामचरण तेजा है उसमें, जो कि फिल्म फैमिली से आते हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं डिजर्विंग लगे होंगे ना, तभी इतनी बड़ी फिल्म बनाई है उनको लेकर। अब यहाँ कहने का ये मतलब भी नहीं है कि जितने भी स्टार किड्स हैं वो सभी बेकार हैं, लेकिन हाँ, मैक्सिमम को बेवजह बहुत से मौके दिए जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमो के साथ ऐसा नहीं हुआ, वहाँ किसी को संभावनाएं नहीं लगी होंगी, हो सकता है, लेकिन कुछ खास कपूर्स हैं, उनको बार बार मौके दिए जाते हैं, जबकि उनके अंदर हीरो जैसा कोई पर्सोना नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है, जैसा मैंने कहा कि आप भी बॉलीवुड का हिस्सा हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सोशल मीडिया करेंसी का आप सही इस्तेमाल करें, जहाँ भी आप अपनी सोशल मीडिया करेंसी खर्च कर रहे हैं तो ये पक्का कर लीजिए कि ये जगह डिज़र्व करती है। वैसे ही बॉलीवुड में आप पहले ये तय करिए कि कौन सा सिनेमा जो है आपके मेहनत के पैसे का हकदार है। क्या कांतारा जैसी फिल्म को आपके पैसों का हक है या पठान जैसी फिल्म को हक है? बहुत सी फिल्में आती हैं जो पठान जितनी बड़ी हिट नहीं होती। मैं पठान को हिट इसलिए कह रहा हूं कि लोग देखने गए, कारण जो भी था, भले ही देखने के बाद गाली दी है, लेकिन देखने तो गए हैं ना। सिनेमा वही है, लोग देखने जाते हैं, पैसा खर्च कर देते हैं, तभी आपको हॉल में एंट्री मिलती है। फिर ऐसा तो नहीं कि बाहर आते समय आप पैसा वापस ले लेते हैं। आपने अगर एंट्री ले ली सिनेमा हॉल में तो आपने पैसा दे दिया, यानी आपने उसको सक्सेसफुल बता दिया। अब आप सोचिए कि पठान जैसी फिल्में अगर 10 और बनेंगे, आप देखेंगे? तो किसी भी फिल्म को अगर आप हिट कह रहे हैं तो क्या आप वैसा ही सिनेमा और देखना चाहते हैं? क्योंकि इनडायरेक्टली आप भी एक बहुत बड़े मैसेज देते हैं। आप मान लीजिए मेरे वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो मुझे समझ में आएगा कि आप इस तरह का वीडियो पसंद कर रहे हैं, मैं वैसे ही वीडियो और बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन आप मेरे किसी वीडियो को पसंद नहीं करेंगे तो मुझे लगेगा कि हाँ, मेरे से कुछ कमी रह गई होगी। तो ये सारी बातें कि जो कंटेंट कंज्यूम करता है उसकी भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए बनती है क्योंकि ये आपके पैसों से चल रहा है। ये एहसास आपको और कोई दिलाएगा नहीं, ये एहसास दिलाने का काम मेरा है। क्योंकि मैं जब से आप लोगों से जुड़ा हुआ हूं, मैंने देखा है कि आप बहुत विश्वास और भरोसे के साथ हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं। इसलिए कई बार मैं कुछ ऐसी बातें भी बोलता हूं जो आपको तुरंत समझ में नहीं आती, लेकिन आपको बाद में समझ में आती। और इसीलिए मैं हमेशा से कहता रहा हूं कि आप मेरे विचारों के बारे में, मेरे वीडियो के बारे में अपनी जो भी राय रखते हैं, इन्हें आप कमेंट करके नीचे बताते रहिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ने का। आप सभी के कमेंट्स में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो मुझे सिखा कर जाता है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पता नहीं कितने कमेंट्स से मैंने बहुत कुछ सीखा है कि हाँ। और मैं कई बार मेरे मन में आता है कि अरे ये जो शख्स लिख रहा है, अगर ये कंटेंट क्रिएटर होगा तो शायद अच्छा कंटेंट बनाएगा। इसलिए मैं आप लोगों को प्रेरित करता हूँ कि आपके अंदर के जो विचार हैं उनको निकालिए। आपके अंदर बहुत एक विचारों का सागर उमड़ता है, समंदर में जैसे लहरें आती हैं। इसलिए आप जो भी राय रखते हैं बॉलीवुड पर, बॉलीवुड में नेपोटिज्म के सिनेरियो पर, या प्रियंका चोपड़ा ने जो कहा है उस पर, या प्रियंका चोपड़ा जो इशारा कर रही हैं उस पर। और एक सबसे बड़ी बात ये कि प्रियंका चोपड़ा के साथ जो हुआ, क्या अभी भी किसी के साथ हो रहा होगा जो उस समय चुप होगा? क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि अन्याय के खिलाफ आवाज़ इसलिए भी उठानी ज़रूरी होती है ताकि आप उन लोगों को पक्का कर सकें जो कि आपकी तरह इस समय अन्याय को झेल रहे हैं। उन्हें आप बता सकें कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तमाम बातें हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से चाहूँगा कि इस वीडियो के नीचे आप कमेंट ज़रूर करें। इतनी देर आपने मुझे सुना, आपके कोई ना कोई विचार ज़रूर बने होंगे। जो भी विचार बने उन्हें आप कमेंट में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा है अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए। आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कम्युनिटी में भेज सकते हैं, टेलीग्राम के थ्रू भेज सकते हैं, फेसबुक पर लगा सकते हैं, ताकि लोगों को हम बता सकें, एक विचारधारा के साथ हम जोड़ सकें, पूछ सकें वो इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं। याद रहे, बॉलीवुड पर हमारे देश का हज़ारों करोड़ रुपया लगता है और ये हज़ारों करोड़ रुपया आपकी सैलरी से आता है। आपकी सैलरी वो होती है जो आप महीने भर मेहनत करते हैं, आपको मिलती है। उसके बाद
आप उस सैलरी के एक हिस्से को सिनेमा बनाने वालों को दे देते हैं और वहाँ से पूरी इंडस्ट्री खड़ी होती है। इसलिए वहाँ जो कुछ भी हो रहा है, चल रहा है, उसके बारे में जानना, सवाल उठाना आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि अगर आप इस पर सवाल नहीं पूछेंगे तो आप डेफिनेटली गलत कर रहे हैं और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े। अगले लाइव में आपसे फिर मुलाकात होगी, कुछ और मुद्दों पर बात होगी, और आप जिन भी मुद्दों पर चाहते हैं मैं आपसे बात करूं, उन्हें आप मेरे इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर छोड़ सकते हैं। मैं उन सभी कमेंट्स को पढ़ता ज़रूर हूं और उसी के हिसाब से मैं अपने अगले कंटेंट भी तैयार करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।